Welcome of dear students. हेलो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में आप लोग को मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था और जो आप लोग के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया पावर फैक्टर क्या होता है, लो पावर फैक्टर होने के कारण क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं और पावर फैक्टर को सुधारने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो पावर फैक्टर को सुधारने के मेथड, 3 मेथड मैंने पिछली बार आप लोग को बताया था। स्टैटिक कैपेसिटर मेथड फर्स्ट वन, सेकंड फेज एडवांसर मेथड, थर्ड सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड। तो पिछली वीडियो में मैंने स्टैटिक कैपेसिटर मेथड पर डिस्कशन किया था। आप लोगों को कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने डिस्कस किया था। हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये कि उसमें जो होता है एक्टिव कंपोनेंट का पावर जो होता है, एक्टिव कंपोनेंट का जो कंपोनेंट होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। दूसरा मैंने डिस्कस किया था कि आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। कैसे इम्प्रूव होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। थर्ड रिएक्टिव कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, कम हो जाती है। रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू जो है आपकी कम हो जाती है। इससे रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू यदि कम हो जाएगी तो जो हमारा लोड है, लाइन से धारा ले रहा है, वो धारा की वैल्यू कम हो जाएगी। जब धारा की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट के कम होने से जो लाइन में बहने वाली धारा है उससे क्या होगा, कॉपर लॉसेस कम होंगे, आईआर ड्रॉप का लॉसेस कम होगा। वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, मतलब बढ़ने का मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू। वोल्टेज रेगुलेशन क्या आपका खराब होगा। वोल्टेज रेगुलेशन यदि खराब हो गया तो एफिशिएंसी आपकी घट जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में इसको हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के मेथड, जो स्टैटिक कैपेसिटर मेथड है या शंट मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें इस टॉपिक से, स्टैटिक कैपेसिटर मेथड से जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम में आते हैं। हर स्टैटिक कैपेसिटर का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस, वो छोटे छोटे क्वेश्चन यूपी आर्बिनल, यूपी पीसीएल और एसएससी जेईई में आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या फार्मूलाज हैं, क्या इसमें फार्मूला है, क्या छोटे छोटे फार्मूले हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम लोग। आज उसकी वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ पे एक एक पॉइंट को निकालेंगे। तो पिछली बार मैंने आप लोग को डिस्कस किया था इसका फेजर एनालिसिस के तहत बताया था। तीनों पॉइंट जो हमने अभी आपको रिकॉल कराया है कि एक्टिव कंपोनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड वाइज एंड फेजर डायग्राम से भी बताया था, फेजर से भी फिक्स होता है। तो उसी फेजर डायग्राम को एक बार मैं फिर से रिकॉल करूँगा, फिर उसके बाद क्या है, ये जो कैपेसिटर की वैल्यू लगाई, कैपेसिटर जो पैरेलल में लोड के अक्रॉस लगाई जाती है, तो इस कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस कैपेसिटर की वैल्यू को, यदि हमारे पास जो है सप्लाई वोल्टेज है, लोड है, तो ये कैपेसिटर जो है रिएक्टिव पावर जो सप्लाई कर रहा है लोड को, उसकी वैल्यूज क्या है। यदि आपको रिएक्टिव पावर दिया है तो उससे कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम इसका फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ये लोड है, आपका सप्लाई वोल्टेज कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम क्या लेते हैं, फेजर एज ए रेफरेंस ट्रीट करते हैं। रेफरेंस ट्रीट करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज को हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल V। अब यहाँ पे है लोड, ये लोड की वैल्यू RL है। लोड की वैल्यू यह है, यहाँ पे लोड की वैल्यू है। जब ये कैपेसिटर कनेक्ट नहीं था इस प्रकार से,
तो ये जो आपका लोड था यहाँ पे, जो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ये जो लोड है RL, जो लोड है इसमें जो I1 धारा बहने वाली है, तो क्या होगा, इंडक्टिव लोड होने के कारण क्या करेगी, इसका करंट की वैल्यू क्या होगी, ये लैग करेगा। आप इसी सर्किट में पढ़ चुके हैं, यदि लोड कहीं भी इंडक्टिव है तो करंट लैग करेगा, और तो करंट क्या सम एंगल लैग करेगा। ये है I1, इसकी एंगल क्या होगी, ∅1 वैल्यू, जो करंट लैग कर रही है। लैग अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं, तो क्या करेगा, ये सप्लाई है वोल्टेज, अब क्या करेगा कैपेसिटर, करंट लेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, IC होगी, और रिएक्टिव का पावर सप्लाई करे, लोड को रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। तो जो कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट है वो IC, वो वोल्टेज से क्या करता है, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होती है, नेचर होता है कि कैपेसिटर में जो भी करंट फ्लो कर रही है अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। अग्रगामी मतलब लीडिंग नेचर होगा, लीडिंग नेचर मतलब वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा IC की वैल्यू, जो कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लीडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रेफरेंस लाइन होता है उससे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जो एंगल होता है, एक कैपेसिटर है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैपेसिटर 90 डिग्री क्या करेगा, आपका लीड करेगा, जो होगा ये 90 डिग्री लीड करेगा, यहाँ पे 90 डिग्री लीड करेगा। तो क्या होगा, अब क्या करेगा, ये जो जो RL के द्वारा, RL जो पहले लोड था जिसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रही, अब क्या करेगा, जो ये एंगल है V और I के बीच को, एंगल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट सम, एक रिजल्टेंट आएगा को रिड्यूस करेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ∅2, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, एक नया करंट आएगा, इन दोनों का नया करंट होगा जो I2 होगा, उसकी एंगल क्या होगी, ∅2। तो एक यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है कि ∅2 की वैल्यू जो है <1 होगी ∅1 के। यदि ऐसा देखने को मिल रहा है तब इसका मतलब आप समझ जाइए क्या हो रहा है, पावर फैक्टर आपका क्या हो रहा है, सिस्टम का सुधर रहा है, पावर फैक्टर सुधर रहा है। cos ∅2 ग्रेटर देन ∅1, यदि एंगल छोटी है तो वैल्यू बड़ी मिलेगी, बड़ी एंगल है तो वैल्यू छोटी मिलेगी। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन मैंने बताया था पिछली बार कि ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, यहाँ से इम्प्रूव करेगा, ठीक है, इम्प्रूव करेगा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दिया। और हमने सेकंड केस बताया था कि यहाँ पे जो आपका ये एक्टिव कंपोनेंट है वो फिक्स रहेगा, एक्टिव कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, वो फिक्स रहती है। थर्ड हमने बताया था रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जिससे लाइन धारा की वैल्यू कम हो जाती है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो ये कैपेसिटर जो हम लोग लोड के क्रॉस कैपेसिटर लगाए हैं, लोड के क्रॉस जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कितना रिएक्टिव पावर लोड को फेड कर रहा है, कितना रिएक्टिव पावर लोड को फेड कर रहा है, कितना पावर रिएक्टिव को फेड करेगा। रिएक्टिव पावर यदि जो लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए रिएक्टिव पावर यहाँ पे लिखेंगे QC, रिएक्टिव पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर होता है ये कैपेसिटर के द्वारा है, कैपेसिटर के क्रॉस सप्लाई वोल्टेज, तब कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट क्या है, IC, और ये साइन क्या होगा, ये साइन ∅, इसको हम एंगल को ∅ दे देते हैं। क्या है, करंट जो है कैपेसिटर, जो यहाँ पे करंट IC जो है वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, तो इनके बीच का जो कोसाइन है क्या है, मतलब कोजा जो है π/2 है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं, तो VIC क्या होगा आपका साइन ∅, ये साइन ∅ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ∅ बराबर 90 डिग्री, तो 90 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा VIC। ये आपका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल के आता है। जो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा ये कैपेसिटर, जो लोड को रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, V/IC होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में इससे छोटा न्यूमेरिकल बनता है। UPPCL TG2 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्लाई वोल्टेज ये है, यदि ये कैपेसिटर जो हमारा लगा रहे हैं पैरेलल में, उसके द्वारा लिया गया करंट की वैल्यू ये है, बताइए लोड को रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई करेगा, तो क्या होगा बताइए, V/IC। वैल्यू निकाल के QC की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। फिर आगे चलते हैं।
अब पूछेगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि यदि रिएक्टिव पावर इतना दिया हुआ है तो बताइए, जो मतलब बोलेगा कि रिएक्टिव पावर को, ये जो लोड है उसको QC रिएक्टिव पावर दिया जा रहा है, सम मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है, तो बताइए इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी। तो दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर की वैल्यू निकालना है। तब क्या करेंगे, ये कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जो QC बराबर V इंटू IC है, यदि इसमें धारा की मान निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकालें, करंट की मान, इसमें बहने वाली धारा जो है करंट IC की वैल्यू निकाल लें। IC की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे IC की वैल्यू निकालने के लिए ये सप्लाई वोल्टेज V है, ये कैपेसिटर है, तो इसमें करंट का फ्लो होने वाला क्या होगा, करंट कैसे फ्लो करेगी, यहाँ पे क्या होगा, IC बराबर V बटे का इसका इम्पीडेंस, ये कैपेसिटर का इम्पीडेंस, Z इस लाइन का इम्पीडेंस पूरा, लेकिन एक ही कैपेसिटर है तो XC होगा, XC को यहाँ पे क्या होगा, Z होगा, Z को XC बोलेंगे हम लोग, Z को XC बोलेंगे। इसको संधारित्र प्रतिघात कहते हैं, संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, V बटे का Z कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे V बटे का Z क्या होगा, XC बराबर क्या होता है, 1 बटे का ओमेगा C, 1 बटे का ओमेगा C। आप लोग बेसिक जानते हैं XC बराबर क्या होता है, 1 बटे का ओमेगा C। यहाँ पे पुट कर देंगे, हम लोग, तो यहाँ पे ये पुट करेंगे V बटे का ओमेगा, 1 बटे का ओमेगा C, 1 बटे का ओमेगा C। तो IC बराबर हो जाएगा V ओमेगा C। एक दूसरा कंक्लूजन निकल के आता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और हम लोग को निकालना है किसकी वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू। किसकी निकालनी है हम लोग को, कैपेसिटर की वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग, इस करंट का मान, जो करंट है इस करंट का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो QC बराबर जो है V था, यहाँ पे V ओमेगा C, इसकी वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर ओमेगा C, ये QC बराबर। तो हमको C की वैल्यू निकालनी है, तो C बराबर क्या होगा, QC अपॉन V स्क्वायर ओमेगा। तो ये वैल्यू आपको निकल के आती है। यहाँ ओमेगा बराबर क्या है, 2 पाई F। तो ये C की वैल्यू फाइंड आउट पता चल गई कि किसी भी लोड को, जो कैपेसिटर हम लोग लगा रहे हैं स्टैटिक कैपेसिटर शंट मेथड में, जो कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैपेसिटर जो रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रही है लोड को, लोड को सप्लाई कर रही है, तो इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है। यदि रिएक्टिव पावर की वैल्यू दिया हुआ है, गिवन सप्लाई वोल्टेज गिवन है, तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो C की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कॉमन आ गया किसी भी सप्लाई के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज के लिए कि C का मान क्या होगा, और 3 फेज में जब इनमें 2 कनेक्शन लगाएंगे, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, उन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, उन दोनों की वैल्यूज क्या होगी। तो सिंगल फेज में क्या होता है भाई, सिंगल फेज में जो होता है आप लोग का लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं। VL क्या होगा, VP के बराबर होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, QC अपॉन का V फेज का स्क्वायर इंटू ओमेगा फर्स्ट। सेकेंड 3 फेज के लिए, 3 फेज कनेक्शन में स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। तो पहले हम लोग लेते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, अब डेल्टा कनेक्शन के लिए कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो C की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में भी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं।
तो यहाँ पे भी क्या सी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी क्यू सी बराबर वी पी का स्क्वायर इंटू ओमेगा, या ये लिख सकते हैं हम लोग, या क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं सी बराबर क्यू सी अपॉन वी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन। थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन में कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी। थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन में कैपेसिटर, अब डेल्टा कनेक्शन हो गया है स्टार कनेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे फेज वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज का 1/√3 होता है। तब यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपान का क्या होगा यहाँ पे वी पी का स्क्वायर इंटू ओमेगा। वीपी, ये वीपी इसके फॉर्म में आ गया, अब लाइन के फॉर्म में लिखना है तो सी बराबर क्यू बटे का लाइन के फॉर्म में, क्योंकि हमेशा जब वोल्टेज मेजर करते हैं तो लाइन के फॉर्म में करते हैं, तो क्या होगा वी एल बटेगा √3 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम क्यू सी अपॉन का वी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये वैल्यू निकल के आती है, सी की वैल्यू क्या होगी 3 टाइम्स ओमेगा सी अपॉन वी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये डिफरेंट कैपेसिटर की वैल्यू है, अलग सिंगल फेज के लिए, थ्री फेज में स्टार कनेक्शन के लिए क्या कैपेसिटर की वैल्यू है, और डेल्टा कनेक्शन के लिए कैपेसिटर की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप कहीं इंटरव्यू फेस करते हैं तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 100% पूछा जाता है, श्योर है कि आता ही आता है क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब हम अपना लोड है थ्री फेज सप्लाई का यदि हम पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, थ्री फेज पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को जो कैपेसिटर के कनेक्शन है डेल्टा कनेक्शन करने में फ़ायदे में रहेंगे कि स्टार कनेक्शन करने में फ़ायदे में रहेंगे। डेल्टा कनेक्शन करने में अच्छा होगा कि स्टार कनेक्शन करने में फ़ायदा होगा। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो डेल्टा कनेक्शन में जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो 3 टाइम, मतलब सी की वैल्यू आ रही है 3 टाइम रिएक्टिव कंपोनेंट अपॉन वी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है डेल्टा के, ये डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा का 3 टाइम्स है। मतलब स्टार कनेक्शन यदि हम स्टार कनेक्शन से पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू जो है हमको ज़्यादा चाहिए, कैपेसिटर मतलब मोर कैपेसिटर चाहिए, और डेल्टा कनेक्शन में मात्र 3 कैपेसिटर चाहिए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और यहाँ पे आप समझ लिए 3 टाइम चाहिए, उसका 3 गुना चाहिए। तो इसलिए हम लोग स्टार कनेक्शन का प्रयोग कम करते हैं, डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए थ्री फेज सिस्टम में। तो पहला कंक्लूजन क्या निकल गया यहाँ से, फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकल गया है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकल गया है यहाँ पे, फर्स्ट कंक्लूजन ये निकल के आया यहाँ पे कि जो है स्टार कनेक्शन का जो कैपेसिटर होगा 3 टाइम ऑफ द डेल्टा कनेक्शन, मतलब आपको 3 गुना ज़्यादा लगान भरना होगा यदि आप लोगों ने डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल ना करके यदि स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा लगान भरना पड़ेगा। तो 3 गुना लगान क्यों भरे भाई, हम डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग करेंगे, लगान 1 गुना भरेंगे भाई, लगान 1 गुना ही भरेंगे, जितना ज़रूरत होगी उतनी भरेंगे। तो स्टार कनेक्शन का प्रयोग ना करके हम लोग डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग करेंगे, इसमें 3 टाइम कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती। दूसरा कंक्लूजन, ये कैपेसिटर की वैल्यू निकल के आ चुकी है आप सबकी सिंगल फेज थ्री फेज की, और इसमें दूसरा कंक्लूजन कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं दूसरे वे में। जब किसी लोड का जो भी पावर फैक्टर, जो लोड था हमारा, अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं,
फर्स्ट कंक्लूजन निकल के आया है आपका, फर्स्ट कंक्लूजन निकल के आया कि स्टार कनेक्शन 3 टाइम इन डेल्टा। सेकेंड कंक्लूजन, जो आप हमारा ये सर्किट है, जो सर्किट था आर एल इंडक्टिव लोड और ये कैपेसिटर और ये सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज इफेक्ट कर रहे थे, ये I1, ये IC और ये I2 है। अब दूसरा है हमारा पॉइंट कि जब ये लोड किसी पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा था, मान लेते 0.6 पावर फैक्टर पे है या 0.8 पावर फैक्टर पे या और पुअर है 0.4 पे है, तो इस पावर फैक्टर से उठाकर यूनिटी तक ले जाएं, इस पावर फैक्टर से उठा के हम यूनिटी तक ले जाने के लिए कितने कैपेसिटर की वैल्यू होगी, इसकी मैग्नीट्यूड वाइज क्या वैल्यू होगी, इस कैपेसिटर की मैग्नीट्यूड क्या होगी। मतलब दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा केस में क्या पढ़ेंगे, पावर फैक्टर को यूनिटी तक बढ़ाने, पावर फैक्टर को यूनिटी तक बढ़ाने के लिए यूज्ड कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, जो यूज कैपेसिटर है, मतलब यूज कैपेसिटर जो यहाँ पे कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है, इसकी वैल्यू को हम लोग को निकालनी है। अब यूनिटी पावर फैक्टर तक पहुँचाना है, मतलब सम पावर फैक्टर टू यूनिटी, ये कब हो सकता है संभव, ये कब संभव हो सकता है। आइए फेजर डायग्राम से इसको देखते हैं हम लोग। फेजर डायग्राम से ये कॉमन है आपका V सप्लाई वोल्टेज, ये करंट जो लैग कर रहा था I1 की वैल्यू ये। अब इस करंट को कंपनसेट, ये ∅1 एंगल से लैग कर रहा था, इस एंगल को कंपनसेट करने के लिए एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया था पैरेलल में, जो इसकी करंट है IC वो क्या है 90 डिग्री लीड कर रही है, अग्रगामी है, वोल्टेज से 90 डिग्री धारा आगे है, कितना π/2 डिग्री आगे है। तब क्या करेंगे, इसमें हमको यूनिट तो पहुँचाना किसी सम, मतलब ये पावर फैक्टर स्टार्टिंग इनिशियल पावर फैक्टर ∅1 है, ∅1 से हमको ये जो मतलब ये ∅1 एंगल है इन दोनों का, मतलब इसके द्वारा जो पावर फैक्टर है cos ∅1 है, इसको हमको यूनिटी तक ले जाने के लिए कितने कैपेसिटर, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कैपेसिटर की कितनी मैग्नीट्यूड वाइज कैपेसिटर कितना होगा, उसको जानने के लिए ये जो कंपोनेंट है इसका, ये जो कंपोनेंट करंट जो लैग कर रहा है, लैग लीड का मतलब आप लोग समझते होंगे, लैगिंग जैसे कि हम लोग जो है घड़ी के डायरेक्शन में यदि हम चले हैं, घड़ी के डायरेक्शन में यदि चलते हैं तो लैगिंग नेचर है, लैगिंग नेचर प्रदर्शित करता है, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो लीडिंग नेचर प्रदर्शित करता है। तो ये है, आप लोग को इसके बारे में पता होगा, आई नो। तो क्या करेंगे, जो ये कंपोनेंट हमारा I1 वैल्यू, अब क्या करेंगे, हमको यूनिटी तक पहुंचाना है, यूनिटी तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जो लैगिंग कंपोनेंट है इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, इसके हॉरिजॉन्टल पार्ट को और वर्टिकल पार्ट को, दो पार्ट को ब्रेक करना। हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होगा यहाँ पे I1 cos ∅1 होगा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा I1 का क्या होगा sin ∅1 होगा। यूनिटी कब होगा, यूनिटी कब होगा, जब ये पावर फैक्टर एंगल ∅1 है, यूनिटी कब होगा, यूनिटी कब होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, यूनिटी कब हो सकता है, जब वोल्टेज तथा ये कंपोनेंट I1 cos ∅ के बीच का जो एंगल है वो जीरो हो जाए या पैरेलल हो जाए, ये पैरेलल हो जाए, पैरेलल मतलब जीरो, इन दोनों के बीच का एंगल यदि जीरो हो जाए तो cos 0 बराबर 1 यूनिटी हो जाएगा। इसको मतलब ये कब पॉसिबल है, ये पैरेलल तो कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिया, पॉसिबल ये तब है जब ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, IC करंट जो है I1 sin ∅ को कैंसिल आउट कर दें, तब क्या होगा, हमारा ये पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा, पावर फैक्टर यूनिटी हो। तब हम जब कैपेसिटर की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो इन्हीं दो कंपोनेंट के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट तो पैरेलल हो जाएंगे, इसका कोई यूज नहीं होगा, एक्टिव पावर कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है, और रिएक्टिव पावर जो है यहाँ पर जो ले रहा है ये सप्लाई पावर से, इसको कंपनसेट करेगा, कौन कंपोनेंट कंपनसेट करेगा, जो करंट ले रहा है,
जो ये कैपेसिटर जो करंट सप्लाई से ले रही है वही करंट क्या करेगा, इस रिएक्टिव कंपोनेंट को कंपनसेट करेगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा जब ये IC की वैल्यू I sin phi के बराबर हो जाए, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर दे, तब क्या होगा इनटू पावर फैक्टर हो जाएगा। इसको करने के लिए क्या होगा, IC बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन होगी sin phi 1 के लिए, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तो हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के माध्यम से कैपेसिटर की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये IC I1 sin phi, तो आप लोग को क्या नोन है, IC की वैल्यू नोन है। IC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे IC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, IC की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग सप्लाई वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, ये कैपेसिटर है, इसका इम्पीडेंस को हम XC लिख सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर है तो XC बोलेंगे। Z की वैल्यू तो I1 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे V/Z, मतलब V/XC, तो I की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी यहाँ पे I बराबर V/1/ओमेगा C, तो IC बराबर हो जाएगा V/C, IC बराबर V/C। इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे IC की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो इसका मान जो IC की वैल्यू निकालें यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V/C बराबर I1 का sin phi 1, I1 का sin phi 1, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमको निकालनी है किसकी वैल्यू, C की वैल्यू। तो आप लोग यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हैं, I1 sin phi 1 अपान का V/, ये आपका एक फार्मूला निकल के आ गया। यदि करंट की वैल्यू दिया हुआ है, लोड जो ले रही है उसकी धारा का मान दिया हुआ है। अब क्या है कि यदि बता दे कि ये कितना एंगल पे लैग कर रहा है, तो साइन के टर्म में जो एंगल है उसको पुट करके, और वोल्टेज दिया है ओमेगा बराबर आप लोग जानते ही हैं, तो 2πf होता है, पुट करके C की वैल्यू निकाल लें। यदि इस phi 1 की वैल्यू नहीं दिया है, मान लीजिए दे दे कि लोड का पावर फैक्टर 0.6 है, 0.8 है, या cos phi है, तो इसको हम cos phi के टर्म में कैसे ब्रेक करेंगे, cos phi के टर्म में कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये sin phi जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, sin phi 1 का स्क्वायर cos phi 1 का स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहाँ से निकाल सकते हैं sin phi स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos phi 1 का स्क्वायर यहाँ से, और फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin phi बराबर √1 माइनस क्या है, cos phi स्क्वायर, cos phi का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और दूसरे टर्म में sin phi बराबर 1 माइनस cos phi क्या है, पावर फैक्टर, cos phi क्या है, पावर फैक्टर 1 माइनस PF, पावर फैक्टर का स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इस sin phi का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो C बराबर क्या आ जाएगा, I1 जो लाइन से धारा ले रही लोड वो 1 माइनस पावर फैक्टर का होल स्क्वायर, जो भी पावर फैक्टर दिया है, अपॉन क्या होगा यहाँ पे V इंटू ओमेगा। ये यदि पुट कर देते हैं तो आपकी वैल्यू C की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी यहाँ से। तो दो कंक्लूजन आप लोगों ने देखा। यदि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में यदि स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा लगान भरना पड़ेगा, लगान मतलब 3 गुना ज़्यादा कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी हम लोग पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट करते हैं तो कनेक्शन हमेशा डेल्टा करते हैं। डेल्टा कनेक्शन करने से हमारे कैपेसिटर की वैल्यू बच जाती है और इकोनॉमिकल हो जाता है, चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है। और दूसरा कंक्लूजन हमने निकाला कि जब लोड आपका किसी पावर फैक्टर पर वर्क कर रहा है, ठीक है, उस पावर फैक्टर को यूनिटी तक पहुंचाने के लिए कितना कैपेसिटर की आवश्यकता होगी, जो मैग्नीट्यूड वाइज जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू
I1 sin phi1 अपान v ओमेगा या I1 अंडर रूट 1 माइनस पावर फैक्टर स्क्वायर अपान v इंटू ओमेगा होगा। ये दो चीज़ें मिल चुकी, ये दो चीज़ें आप लोग को मिल चुकी। तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, स्टैटिक कैपेसिटर मेथड का तीसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो ये लोड था, इसको तीसरा कॉन्सेप्ट के लिए हम फिर से इरेज करते हैं इसको। तीसरा मेथड, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी भी पावर फैक्टर पे मेरा जब ये लोड वर्क कर रहा है, किसी भी पावर फैक्टर पे, फिर से हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रतिरोध, ये इंडक्टर और ये आपका कैपेसिटर पैरेलल में, इसको अटैच कर दीजिए। ये कनेक्शन है, ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है। ये R है, L है और C है, ये IC है और यहाँ पे I1 है और ये I2 है। ठीक है, यहाँ पे ये सर्किट बन गया अगेन। अब ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि जब आपका लोड इंडक्टिव नेचर का था तो किसी भी पावर फैक्टर पे उसका मतलब लोड का एंगल जब ∅1 है, ठीक है, ∅1 है। अब कह रहा है कि ∅1 से बदल कर जो लोड का एंगल है ∅1 से बदल के ∅2 हो जा रही है। तो बताइए ये कैपेसिटर मतलब ∅2, अब तो यूनिटी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में। अब कह रहा है कुछ नया क्वेश्चन डिजाइन किया जा रहा है कि लोड जो है किसी भी पावर फैक्टर पर वर्क कर रहा है, उसके जो एंगल है उसका फाई है, जो करंट जो लैग कर रहा है उसकी वैल्यू ∅1 है। अब ∅1 से ∅2 तक पहुंचाने के लिए, ∅1 से यदि ∅2 तक दूसरे एंगल तक पहुंचाएं इसको, तो ये कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर लगा है वो कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा लोड को। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि जब लोड आपका इंडक्टिव नेचर का है, जब लोड इंडक्टिव नेचर का है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को, जब लोड इंडक्टिव नेचर का है तब उसका जो लैगिंग एंगल है वो ∅1 है और ∅1 से दूसरे किसी एंगल ∅2 तक पहुंचाने के लिए जब दूसरे एंगल ∅2 तक पहुंच रहे हैं तो ये कैपेसिटर जो है, जो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो रिएक्टिव पावर कितना जो है लोड को फेड करेगा, कितना लोड को फेड करेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तीसरा लिख लेते हैं। यहाँ तीसरा ही है, क्या लिखेंगे यहाँ पे थर्ड में, क्या लिखेंगे? पावर फैक्टर को ∅1 से क्या करेंगे, ∅1 से ∅2 तक बढ़ाने के लिए कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है लोड को कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, तो इसको समझने के लिए आप लोगों ने एसी सर्किट में RL और RLC बहुत सारे सर्किट हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा वोल्टेज ट्रायंगल क्या होता है, करंट ट्रायंगल क्या होता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है और पावर ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पावर ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे और पावर ट्रायंगल के सहायता से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पावर ट्रायंगल में यहाँ बनाते हैं, इधर बनाते हैं। पावर ट्रायंगल ये है आपका, क्या है? पावर ट्रायंगल है। पावर ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव पावर, इसको P से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर Q से डिनोट करते हैं और अपरेंट पावर को S से डिनोट करते हैं। और इसके बीच का जो एंगल होता है ∅ होता है। किसी भी सर्किट का, जैसे ये सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे ये सर्किट है, कोई और मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बदल जाए तो ∅1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं पहले केस में जो है ∅1 है, उसका एक्टिव पावर है P है, रिएक्टिव पावर Q है और
और इसका जो ये अपरेंट पावर है एस है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर या अपरेंट पावर, ये तीन कंपोनेंट हैं। तो ये जो लोड लगा हुआ है, ये लोड जो लगा हुआ है, पहले के लिए जो है, पहले के लिए मान लेते हैं कि ये ∅1 है, जो ये बोला जा रहा है कि पावर फैक्टर को ∅1 से ∅2 को बढ़ाने के लिए सी लोड को कितना ये जो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। तो ये है पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल की सहायता से जो है हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, और एक जनरल फार्मूला का, यहाँ जो रिएक्टिव कंपोनेंट है, ये रिएक्टिव कंपोनेंट है इसको इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan phi बराबर लंब बटे का आधार Q बटे का P। तो यहाँ से P निकलता है, P बराबर, यहाँ से फार्मूला Q बराबर निकलता है, Q बराबर का P tan phi। यदि पावर फैक्टर स्टार्टिंग का जो पावर फैक्टर उसका एंगल जो है ∅1 है, उसका एंगल जो है ∅1 है, यदि उसका एंगल जो ∅1 है, इसको ∅1 कह देते हैं। ये जगह ∅1 हो गया, यहाँ पे ये ∅1 हो गया। अब दूसरी बार जब ∅1 से बढ़ाकर ∅1 से ∅2 तक बढ़ाने के लिए, अब ∅2 के लिए दूसरी बार ये पावर ट्रायंगल को दूसरी बार इसी तरीके का ट्रायंगल बनेगा। उसका जो एंगल होगा ये ∅2 होगा। तो यहाँ दूसरी बार में क्या लिखेंगे, tan ∅2 बराबर वही रिएक्टिव कंपोनेंट अपन एक्टिव कंपोनेंट, लंब बटे का आधार Q बटे का P। तो यहाँ लिखेंगे Q2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q2 की वैल्यू यहाँ पर ये पहला तो Q1 है, दूसरा Q2 की वैल्यू आ जाएगी Q2 बराबर P tan का ∅2। तो हमको बताना है कि ये कैपेसिटर कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा लोड को। तो क्या पहले कितना था, Q1 था, बाद में कितना हो गया Q2, दोनों का अंतर क्या होगा, वही दोनों का अंतर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही तो ये कैपेसिटर जो है इस लोड को फेड करेगा रिएक्टिव पावर। तो Q की जो होगी वैल्यू, QC मतलब Q वैल्यू क्या होगी, Q1 माइनस का Q2, Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है P का tan ∅1, इसका Q2 वैल्यू है P tan ∅2। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, P का यहाँ होगा tan ∅1 माइनस tan ∅2। ये क्या होगा, QC। ये ही इतना रिएक्टिव पावर है, जो ये कैपेसिटर लोड को, जो ये है कैपेसिटर लोड को रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। तो SSC JEE में अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 2016 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में इसके फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, अब UPPCL PG2 UP आर्मिनल में एक छोटा क्वेश्चन इस पर बनता रहता है हर साल। तो अभी इस साल जो एग्जाम होने वाले हैं संभवतः इस पर क्वेश्चन आ जाए। पिछली बार UP आर्मिनल में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कोई एक इंडस्ट्री है जहाँ पे लोड है 80 किलोवाट और वहाँ 80 किलोवाट है और पावर फैक्टर क्या है 0.6 है। तो वहाँ बताना है कि जो लोड के अक्रॉस कैपेसिटर लगा रहे हैं, तो कैपेसिटर लोड को कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, दिया हुआ है। लोड की वैल्यू जो है 80 किलोवाट है, और पावर फैक्टर कितना है, इसका पावर फैक्टर क्या है 0.6 है, पावर फैक्टर जो 0.6 है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन है कि लोड जो 80 किलोवाट दिया हुआ है और 0.6 पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है। तो लोड के अक्रॉस से एक कैपेसिटर लगाते हैं, तो कैपेसिटर लोड को कितना अमाउंट का रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। तो एक जनरल इक्वेशन अभी हमने बताया है, Q बराबर P tan phi और Q2 बराबर P tan phi2। ये तो
φ1 से φ2 के लिए चेंज का था कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। तो यहाँ एक सिंपल पूछा हुआ 1 पार्ट के लिए ओनली, तो यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं Q बराबर P tan का फाई। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि पावर दिया हुआ है तो 80 किलोवाट यहाँ पे लिख लीजिए। tan फाई बराबर होता है sin फाई अपान का cos फाई। तो ये क्या है, पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, cos फाई की वैल्यू दिया हुआ है और sin फाई की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लीजिए या तो याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, sin फाई बराबर 0.8, इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 80 किलोवाट मल्टीप्लाई 0.8 अपान 0.6, 0.8 अपान 0.6। तो यहाँ पे जो एक वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी, ये रिएक्टिव पावर होगा। इतना ही रिएक्टिव एक जो कैपेसिटी इस लोड के क्रॉस जो है, इस लोड के क्रॉस जो है कैपेसिटर जो लगाएंगे कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। तो पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि जो कैपेसिटर लगाते हैं कितना पावर फैक्टर का कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, तो इतना रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। स्टैटिक कैपेसिटर मेथड, शंट मेथड को मैंने टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको आप लोग को डील किया। अब आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस पर जो ये QC बराबर P tan φ1 माइनस P φ2 है, इस पर आप लोग न्यूमेरिकल लगा लीजिए। इसमें न्यूमेरिकल SSC जे में आते रहते हैं अल्टरनेट करके। और ये ईपीपीसीएल TB2 CRBNL में इस पर क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।